वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर क्या लिखा था हमने, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 7 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। अब जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम देखेंगे बाकी के जो 14 प्रिंसिपल टोटल जो थे उनमें 8 से 14 तक के जितने प्रिंसिपल है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए 8 वाला जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन, इट मींस केंद्रीयकरण। अब केंद्र सेंट्रलाइजेशन के नाम से लग रहा होगा कि किसी भी संगठन में अधिकारों के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के बीच में आवश्यक सामंजस्य होना चाहिए। क्या मतलब है कि there is need according to the favoring need to the balance of subordinates involvement through decentralization with manager relation of final authority through centralization। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो यूं समझिए इसको कि एक संस्था होती है जिसमें दो प्रकार से डिसीजंस होते हैं। ठीक है, एक होता है जो कि सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज मींस कि ये मान लीजिए बॉस है और सारे जो निर्णय हैं वो यही व्यक्ति लेगा। एक स्थिति होती है जो कि होती है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि यह है तो बॉस यही, लेकिन इसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द वर्क उसने इसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क था ना, उसमें इसने क्या किया, यहाँ पे डिसीजन के लिए बाकायदा इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो ये वाली जो स्थिति है वो तो क्या कहला रही है, यहाँ पे सब कोई अंदर की तरफ में है, वो क्या कहला रहा है, सेंट्रलाइजेशन। और ये जो स्थिति है वो क्या कहला रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण, और ये हो गया विकेंद्रीकरण। आ रहा है आपको समझ में कि फेवर ने क्या कहा कि जो भी डिसीजंस हैं वो सेंट्रलाइज होने चाहिए कब, जब संस्था या ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो। परंतु यदि संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहां पे जो डिसीजंस के जो या छोटे मोटे जो डेली आपके कोई भी किसी भी कार्य में डिसीजंस है या आपके कोई राय है ना, व्यूज हैं, वो आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, उसको आप कई व्यक्तियों में बांट दीजिए। कई व्यक्तियों से मतलब ऐसा नहीं कि सब नहीं बांट दीजिए, पर्टिकुलर एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बारे में कह सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरफ से डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने फेवर ने कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े संगठन में अधिकारों और केंद्रीकरण का निर्णय लेते समय संगठन के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि बातों का विचार किया जाना चाहिए, जिससे प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर उचित अधिकारों का भारापण हो सके। जब आप ये वगैरह चीज करते हैं ना सेंट्रलाइजेशन वाली, तो आप क्या करते हैं कि अपनी जो अधिकार है उनका भारापण, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आपने क्या किया कि आपने अपने अधिकारों को किसी और को दे दिए ताकि डिसीजन भी ऑन द टाइम हो सके। और इसके अलावा जो संस्था में जो सेंट्रलाइज वाली जो पोजीशन है उसकी बजाय वो डिसेंट्रलाइज वाली पोजीशन भी बन सके, जो कि पॉजिटिविटी को शो करती है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे आपको समझ में ये पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 9, स्केलर चेन या हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसको भी आपको मैं समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेवर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, इस तरीके से एक सिस्टम होता है क्या कि यहाँ पे मान लीजिए A B C D E F और ये हो गया ऊपर G H I J K, ये L और ये M। इस प्रकार से मान लीजिए कोई व्यवस्था है जहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये सारे कौन है, पर्सन्स हैं, और ये जो टॉप पे कौन है, जी है। ठीक है, यानी ये हेड है और बाकी सारे कौन है, इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो फेवर ने कहा था कि यदि आपको किसी प्रकार की सूचना देनी है ना, तो वो किस क्रम से चलेगी, इस क्रम से चलेगी। उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, इस तरीके से। पर उन्होंने इसके अंदर जो है एक स्टेप लगा दिया था। वो क्या लगा दिया था कि बाय द वे, बाय चांस यदि इस सी को बात करनी है इस के से, तो उसको इस वाले सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है उसको डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, इस के से अपनी कम्युनिकेशन को कर सकता है, जिसको उन्होंने क्या कहा था, गैंग प्लान, CANG इसको फेवर पुल भी कहा जाता है, फेवर ब्रिज भी बोला जाता है। समझ लीजिए ये वाली बात यहाँ पर।
तो यहाँ पर दो बातें आ रही है, एक कि संस्था में यदि किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है तो वो अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन ही चलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास में वो महत्वपूर्ण सूचना पहुंच जाए, ठीक है। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि यदि सूचना को डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से ही संबंधित है तो उसके अंदर इस तरह से चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको सूचना दे सकते हैं। Scalar chain refers to the chain of communication and command wherein a manager has to communicate with the immediate subordinate superior in a normal situation. In other words, all communication must be routed through each authority. वही बात है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो सारी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही जानी चाहिए। परंतु एक सिचुएशन में यदि इस तरह की वो बाकी के लिए सूचना को भी महत्व नहीं है तो फॉर द सेविंग ऑफ टाइम एंड फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज, ठीक है, दे मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली, ठीक है। दैट इज आल्सो ए गाइडलाइन और फ्यूल ब्रिज। तो ये था स्किनर चेन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर, इट मींस व्यवस्था। अब व्यवस्था में क्या मतलब हुआ कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरी पर्सन, कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान हो तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो और सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। मतलब कहने के लिए है a person should be or a thing should be in a right place और इसके अलावा in a right hand, यानी सही व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, सही पर्सन के हाथों पर जगह पर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर टाइपराइटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, मान लीजिए वो एमसीए बीसीए ऐसे किसी प्रकार की उसके पास में डिग्री है, तो उस व्यक्ति को आप कंप्यूटर के अंदर आपकी जहां पे जरूरत है आप वहीं पर रखें, आप उसे मशीन के वहां पे लेके ना जाए, क्योंकि मशीन ऑपरेट करने के लिए तो बाकायदा आईटीआई या बीटेक वाला जो बंदा है वो शायद उसको जितना अच्छा ऑपरेट कर पाएगा उतना अच्छा वो कंप्यूटर फील्ड वाला व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि एक सही वस्तु को सही जगह पे या सही व्यक्ति को सही स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो ये था ऑर्डर। इसके बाद है इक्विटी, इट मींस समता। इस नाम से पता चल जाए कि ये क्या समता या न्याय एक दयालुता का मिश्रण है। क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू फ्लेवर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंप्लाइज दैट द एम्प्लॉय शुड बी dealt in a kind just of fine manner. It refers to fair play, justice, friendliness, ठीक है, कि सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए एवं उनके पारिश्रमिक तथा दंड व्यवस्था में भेदभाव ना हो। इससे कर्मचारी के संगठन के प्रति क्या होता है, वो ईमानदार वो बनते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि संस्था में किसी प्रकार का भी रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, और ऐसे आपके किसी प्रकार का कोई प्रमोशंस की पॉलिसी, यदि किसी भी प्रकार की कोई आपके वहां पर पॉलिसी या स्ट्रेटेजी है तो उसके लिए इक्विटी होना आवश्यक है। मतलब कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। यदि आप पनिशमेंट का भी रूल है तो वो भी बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट कम और किसी को ज्यादा। यदि आपने कोई इसी प्रकार का रूल ब्रेक किया है तो ऑल मस्ट हैव टू फेस द पनिश, ठीक है। और यदि प्रमोशन की भी कोई स्कीम है तो जैसे मान लीजिए जिसका प्रमोशन का आपने स्कीम बना रखी है कि 5 ईयर के बाद होता है, तो यदि कोई व्यक्ति 3 में आप किसी को प्रमोट कर रहे हो तो वो आपकी संस्था के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपने एक तरह से क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट या एक तरह से स्ट्राइक वाली नौबत आप अपनी संस्था में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे टिपिकल सिचुएशन आप हैंडल फेस कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 12 वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य पर कर्मचारी की नियुक्ति में कम से कम एक निश्चित समय के लिए अवश्य की जानी चाहिए। यानी क्या मतलब है कि आप अपनी कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉइज लेकर आते हैं, वर्कर्स लेकर आते हैं, तो आप उनको वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी दें, उनको सारी फैसिलिटीज इतनी अच्छी दें ताकि वो आपकी संस्था से जुड़े हुए रहें। यदि आपने उनको इस तरह की नहीं दी है परिस्थितियां वर्किंग कंडीशन, तो वो आपकी संस्था को छोड़ के जल्दी चले जाएंगे, जो कि आपकी संस्था के लिए काफी हार्मफुल सिचुएशन या स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी कंपनी का जो रिकॉर्ड है काफी खराब रहेगा कि वहां पे कोई इस तरह की कमी हम काम नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर रेपो जाती है। इसके अलावा आप जो आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज वर्कर्स हैं वो लोग बेचारे एक तरह से काफी टाइम तो आपकी कंपनी को काम सीखने में, काम को एफिशिएंट होने में या एक तरह से स्किल बढ़ाने में देते हैं। अब आपने उनको किसी तरह परेशान किया, उनके साथ में इक्विटी की है ना, या आपने उनके साथ में मिसबिहेव किया, या आपने उनके रेमुनरेशन वाले कोई भी बात मान लीजिए नहीं किया, वो यदि संस्था को छोड़ के
जा रहे हैं, तो अब तक का जो मेहनत करेगी उनकी थी वो इसका फल किसी और जब तो किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उनको मिल जाएगा उसका गुड वेल में, पर आपके लिए तो वापस वही सिचुएशन आ जाएगी कि जो भी नया वर्कर आएगा वो वापस उस काम को सीखने के लिए टाइम लेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी होना चाहिए। इसके बाद है इनिशिएटिव, इट मींस प्रेरणा। अधिकारों एवं अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को चाहिए कि वो अपने अधीनस्थों को किसी कार्य में पहल करने के लिए प्रेरित करें। इसको प्रेरणा को क्या बोलते हैं, एक और पहल भी कहते हैं। पहल से क्या मतलब हुआ कि आप अपने एम्प्लॉइज वर्कर्स या सबऑर्डिनेट्स को आगे के कुछ जो उनके कुछ यदि ओपिनियन है, उनकी कुछ राय है, उनके कुछ सजेशंस हैं, सुझाव है, तो वो आप उनको देने के लिए फ्रीडम दें, उनको आज़ादी दें ताकि वो अपनी बात को रख सके, वो अपनी इच्छा से अपनी बात बोल सके, इच्छा से अपनी बात कह सके, ताकि उनको ये ना लगे कि वो एक तरह से कोल्हू के बेल की तरह काम कर रहे हैं या उनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक ऐसे कदम उठाए जिससे कर्मचारियों में इसमें न केवल ऐसे नए विचारों का सृजन होता है बल्कि अधीनस्थों की संतुष्टि के भावना भी पनपती है। उनको लगता है कि दे आर द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली है ना, इस तरह की उनकी भावना मन में आती है इस पहल इनिशिएटिव पहल करने से। और लास्ट पॉइंट है आपका स्प्लिट द क्रॉप्स, इट मींस सहयोग की भावना। ये किसी संगठन में सफलता के परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत एकता ही शक्ति पर आधारित है, यानी ये जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, आई की जगह वी, क्या बोल रहा है ये, आई की जगह वी का ऊपर आपको वर्क करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू फेवर मैनेजमेंट शुड रिप्लेस द वर्ड आई विद वी व्हाइल डीलिंग विद द वर्कर्स, कि हम उसे ये नहीं कहना है कि मैं, उसे आपको क्या कहना है हम, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप अब ये 14 प्रिंसिपल है, अब आपकी बुक्स के अंदर सारे प्रिंसिपल है, आप लोग एक बार इन प्रिंसिपल को अपने बुक्स के अंदर पढ़िए और बाकायदा किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस हैं या आपके यहाँ पे जो मीटिंग होती है पर डे ऑन द डे, तो आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में जीमेल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 14 प्रिंसिपल है। एग्जाम्स में 14 के 14 तो नहीं पूछे जाते हैं, पर आपसे हो सकता है कोई भी 6 पूछ सकता है या पर्टिकुलर इनमें से कोई भी एक सिलेक्टेड रैंडमली करके वो एग्जाम में पर्टिकुलर उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, तो अब आप लोग इनको अपनी बुक्स में एक बार वापस रीड आउट कीजिएगा और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगा हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।